अल्लाह ही हम सबको माफ़ करे और हम सब पे रहम करे। लोग पूछते हैं तो मुझे पता है कि वो कौन था जिसने इसको मजबूर किया। मेरी इससे कोई लड़ाई नहीं है। छोटी सी गुजारिश है आपसे, मैं जहाँ भी गया ना आप जैसे लोगों की वजह से, तो मैं एक नारा लगाता था, वो आप मेरे साथ लगाएं। बस इतनी ही आपकी जो है वो मेरे लिए आपकी मेहरबानी होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। दबाव करने वाले मंजरेआम पर आने चाहिए। इस मुद्दई से पूछना चाहिए कि आखिर आप पर दबाव किसने डाला था, दबाव किसके जरिए से डाला था, कौन कौन से लोग, कौन कौन से इदारे इसमें शामिल थे। आज इमरान रियाज है, कल दूसरा होगा, किसी पर इस तरह गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाएगा, किसी को भी इस तरह अंदर किया जा सकता है, किसी पर भी। अच्छा, फिर इंतजामिया से ये सवाल बनते हैं कि आपने जो मुकदमा दर्ज किया, आपने इसकी क्या इन्वेस्टिगेशन की है, आपने कौन से इन्वेस्टिगेशन की है, आपने किन कानून के तहत ये मुकदमे दर्ज कराए हैं। पाकिस्तान के कानून मौजूद है, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, आपने इस मुद्दई पर अंधाधुंध इत्मीनाद करके खुद को भी शर्मिंदा कर दिया और इस कानून को भी शर्मिंदा कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एंकर इमरान रियाज खान के वकील ने आज सुबह एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया। वो सरप्राइज जो न्यूट्रल के लिए पशेमानी के सिवा कुछ नहीं था। वो शख्सियत जो उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दायर किया था, उसने आज वादा माफ गवाह बनकर सबको हैरान कर दिया। लेकिन अहम सवाल यह है कि मुकदमे पर उकसाया किसने था और अब दोबारा उसे पीछे हटने का किसने कहा है। सवाल यह भी अहम है कि जो मुद्दई थे, उन्होंने किन शराइत की बुनियाद पर इस मुकदमे से पीछे हटने का इमरान रियाज से वादा किया था और इमरान रियाज ने इनको माफ क्यों किया। सवाल यह भी बड़ा अहम है कि आखिर इस मुद्दई ने यह मुकदमा वापस क्यों लिया। हम आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल से बताएंगे कि आखिर ये मुकदमे नामालूम अफराद की तरफ से कैसे दर्ज किए जाते हैं, किन जराए से दर्ज किए जाते हैं, कुछ मुद्दई कैसे मालूम किए जाते हैं या उनको कैसे आप यूं कह सकते हैं कि प्लांट कैसे की जाती हैं, ये मैं आपके सामने रखूंगा। और इस केस का जो बुनियादी और कलीदी किरदार जो इस मुद्दई का है, वो भी मैं आपके सामने आज बेनकाब करता ही रहूंगा। जैसे पहले किया, आज भी करूंगा कि इसके पीछे बुनियादी तौर पर क्या चीजें ऐसे या क्या अवामिल है कि जिनकी बुनियाद पर जो मुद्दई है वो वादा माफ गवाह बन चुके हैं। अच्छा, इससे एक बात तो वाज़ेह तौर पर साबित हो गई कि ये जो मुकदमे इस तरीके से नामालूम अफराद की तरफ से दायर किए जाते हैं, वो प्लांट शुदा होते हैं। जो मुद्दई होते हैं, उन बेचारों को कुछ पता नहीं होता कि आखिर क्या उनके साथ क्या किया जा रहा है। उनको यह भी मालूम नहीं होता कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा। अब जब वो जो मुद्दई साहब थे, उन्होंने जब वादा माफ गवाह बनने की एक कोशिश की, उस कोशिश में कामयाब भी हुए, तो इमरान रियाज ने उनसे सिर्फ एक जो मुतालबा किया, वो मुतालबा किया था, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। आपने आगाज में वीडियो भी सुनी, इस वीडियो में आपको वाज़ेह तौर पर नजर भी आ गया। और मैं आपके सामने सबसे पहले जो रखना चाहूंगा बयाने हल्फी, जो इस मुहतरम जो मुद्दई है, उन्होंने जो बयाने हल्फी दी है, उस बयाने हल्फी में क्या है वो सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूं और आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है। इनका नाम है सकलेन सफदर, वालिद का नाम है सफदर हुसैन, रिहाइश सर्कुलर रोड, मकान नंबर फला, मोहल्ला बटिया, चकवाल से इनका ताल्लुक है। मन मजहर हल्फन बयान करता हूँ, यानी मैं हल्फन बयान करता हूँ, ये मन मजहर मुकदमा फला बतारीख ये, और इन बजुर्म 505 1C के तहत 505 C2 109 और 501 थाना सदर ज़िला चकवाल का मुस्तगीस है। और मुकदमा हाजा मुलजिम इमरान रियाज खान जो जर्नलिस्ट के खिलाफ दर्ज है, ये कि मन मजहर ने यह मुकदमा हाजा दबाव के तहत मुलजिम मज़कूरा के खिलाफ दर्ज करवाया था। दूसरा पॉइंट क्या है कि यह मुकदमा दबाव के तहत दर्ज करवाया गया है या करवाया है। अब इसको नोट कीजिए कि दबाव क्या है, इस पर मैं बाद में आता हूं। नंबर थर्ड पॉइंट क्या है, यह कि मन मजहर मुकदमा हाजा दर्ज करवाने के बाद सख्त जहनी अजियत खौफ में मुब्तला है और इसके लिए शर्मिंदा है।
मुकदमा दर्ज करने के बाद ये शख्सियत ये कह रहे कि मैं बड़ी अजियत में मुब्तला था, और एक मेरे सोर्स के मुताबिक इनका ये कहना भी था कि मेरी वालिदा मुझे घर में नहीं छोड़ रही कि तुमने क्या किया है। अच्छा, तो ये अजियत में मुब्तला थी, इसलिए इस पर अब शर्मिंदा भी हैं। 4 नंबर पॉइंट क्या है, यह कि मन मजहर मुलजिम मज़कूरा के खिलाफ मुकदमा वापस लेना चाहता है। मुकदमा वापस ले लिया गया। पुलिस अदालत मुकदमा हाजा खारिज कर दे, मुलजिम मज़कूरा को डिस्चार्ज कर दे, बाइज्जत बरी कर दे, या अदालत मुलजिम की जमानत मंजूर कर ले तो मन मजहर को कोई एतराज़ और उज़र ना होगा। मन मजहर मुकदमा हाजा की मजीद पैरवी ना करना चाहता हूँ। नंबर 5, यह कि मन मजहर या मन मजहर की किसी भी फैमिली मेंबर के साथ किसी जानी और माली नुकसान हादसे की सूरत में तमाम तर जिम्मेदारी इंतजामिया पर आयद होगी। दर्ज बाला बयान मेरे इल्मो यकीन के मुताबिक दुरुस्त है और बिला किसी जबरो ज़बरदस्ती के तहरीर किया गया है, यानी इस पर कोई दबाव नहीं है, कोई ज़बरदस्ती के तहत ये दर्ज नहीं, ये जो बयान है, ये तहरीर है, ये दर्ज नहीं करवा रहा। नीचे उनके साइन भी मौजूद है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी, और ये चीज़ें। दूसरे नंबर पॉइंट में बड़ा अहम है कि ये मुकदमा एक दबाव के तहत दर्ज किया गया था। अब सवाल नंबर 1, मेरे चंद सवाल आते इस पे। दबाव करने वाले मंजरेआम पर आने चाहिए, इस मुद्दई से पूछना चाहिए कि आखिर आप पर दबाव किसने डाला था, दबाव किसके जरिए से डाला था, कौन कौन से लोग, कौन कौन से इदारे इसमें शामिल थे। आज इमरान रियाज है, कल दूसरा होगा, किसी पर इस तरह गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाएगा, किसी को भी इस तरह अंदर किया जा सकता है, किसी पर भी। अच्छा, फिर इंतजामिया से ये सवाल बनते हैं कि आपने जो मुकदमा दर्ज किया, आपने इसकी क्या इन्वेस्टिगेशन की है, आपने कौन सी इन्वेस्टिगेशन की है, आपने किन कानून के तहत ये मुकदमे दर्ज कराए हैं। पाकिस्तान के कानून मौजूद है, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, आपने इस मुद्दई पर अंधाधुंध एतमाद करके खुद को भी शर्मिंदा कर दिया और इस कानून को भी शर्मिंदा कर दिया, आपने इस आइन को भी शर्मिंदा कर दिया और आपने इन लोगों को भी शर्मिंदा कर दिया। आपने तो उन लोगों को भी शर्मिंदा कर दिया जो दबाव के तहत पर्चे दर्ज करवाते हैं, और आपने उन लोगों को भी शर्मिंदा कर दिया जो बाद में यह कहना भी पड़ता है कि मुझे अगर कुछ हुआ तो जो मेरी फैमिली को कुछ हुआ तो इंतजामिया जिम्मेदार होगी। पाकिस्तान के कानून की ये खामियां है जिसका मैं जिक्र करता हूं। कोई मुल्जिम है तो मुल्जिम ही, फिर मुजरिम साबित हो। अगर कोई मुल्जिम नहीं है और बाद में आप उनकी इज्जतों के साथ, आप उनकी दिलों के साथ इस तरीके से खिलवाड़ करते रहे, उन्हें दहशतगर्द कभी साबित करें, उन्हें कभी गद्दार साबित करें, उन्हें कभी किस जुर्म में फंसाया जा सके सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए, तो ये पाकिस्तान के कानून, ये पाकिस्तान में रहने वाले बाशिंदे, ये पाकिस्तान में एक आम शख्स के लिए क्या ऐसे रवैये अपनाए जाते हैं, ये भी बड़ा अहम सवाल है। अब जो ये तो वादा माफ गवाह बन चुके हैं। वादा माफ गवाह बनने से मुराद मेरे ये है कि इन्होंने कहा कि मैंने जो पर्चा दर्ज कराया था ये एक दबाव के तहत किया था, मुझसे दर्ज करवाया गया था। वो बड़े अहम लोग हैं जिन्होंने दर्ज करवाया था। सवाल बुनियादी तौर पर मेरा यही है कि आखिर वो लोग सामने आने चाहिए। इमरान रियाज को भी अब चाहिए कि इस चीज़ को आखिर तक पहुंचाए, क्योंकि ये पहला वाक़या नहीं है। अगर अब चीज़ें मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं तो तमाम चीज़ें खुलकर सामने आनी चाहिए। वो सवाल पूछने चाहिए कि वो कौन था जिसने शफीक सफदर के पर दबाव डालकर ये पर्चा दर्ज करवाया था, वो कौन था कि जो इन्हें दबाव में लाकर इमरान रियाज पर गद्दारी जैसे संगीन इल्ज़ाम लगाया था, वो कौन है जो इस तरीके से 17 मुकदमात दर्ज किए गए थे। अगर अब भी इस इंतज़ामिया में, इन अदालतों में अगर कोई एक इनमें मैं शर्म या गैरत इस तरह कोई लफ्ज़ इस्तेमाल तो नहीं करूँगा, अलबत्ता इनमें कोई अगर पाकिस्तान के कानून या पाकिस्तान की आइन के तहफ़्फ़ुज़ के खातिर या पाकिस्तान के आइन की इज़्ज़त के खातिर अगर थोड़ी बहुत इज़्ज़त बचानी है तो इन 17 मुकदमात के भी ऐसे ही पोस्टमार्टम होने चाहिए जैसे आज चकवाल में हुआ। जैसे आज वो मुद्दई सामने आए हैं, वो बेचारा कितना घबराया हुआ है, वो बेचारा कितना
آپ کو نظر بھی آ رہا ہے اسکرین پر کہ کس طریقے سے وہ چھپ کے وہاں پر موجود ہے. وہ بعد میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی کتراتے ہوئے لگا رہے ہیں. عمران ریاض کا جذبہ دیکھیے, ان کا جذبہ دیکھیے. صرف اور صرف وجہ یہی تھی کہ ان کی غلطی نہیں تھی. میں ان کو قصوروار نہیں ٹھہرانا چاہ رہا. وہ لوگ قصوروار ہیں, وہ لوگ سامنے آنے چاہیے. ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے, ان لوگوں سے یہ سوال کرنا چاہیے, ان لوگوں سے یہ بات لازمی طور پر پوچھنی چاہیے کہ آخر کیا ایسی وجہ بنی کہ جس کے تحت ان لوگوں نے ایسا کام سر انجام دیا. اب جو باقی 16 کے مقدمات ہیں, ان مقدمات میں بنیادی طور پر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ بھی اسی طریقے سے بری ہوں گے, کیونکہ ان مقدمات میں کچھ ہے نہیں. عمران ریاض کی کانفیڈنس اور ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا کہ آخر ایک ملزم اور جس نے واقعی جرم کیا ہوتا ہے اس میں, اور ایک محب وطن پاکستانی جو پاکستان کے لیے کام کر رہے, جو کسی کی ڈکٹیشن پر نہیں چلتا, وہ ایسے ہی مطمئن نظر آتے ہیں. قائد اعظم نے کہا تھا کرپشن اور رشوت پاکستان کے لیے زہر قاتل ہے, ہمیں سختی سے اس کا سدباب کرنا چاہیے. مریم اورنگزیب صاحبہ گانا بنانے سے قائد کے کہنے ہر کیسے عمل ہوگا. 78 سالہ تقریبات میں کیا قائد کی اس فرمان کو پس پش ڈال کر صرف گانے بنانے ہیں؟ گانا کتنے کا بن رہا ہے؟ ارشد شریف کا سوال. عمران ریاض, ارشد شریف اور دیگر جو صحافی ہیں, ان کے خلاف جس طریقے سے گھیرا تنگ کیا گیا, اب ارشد شریف کی باری ہے. لیکن ارشد شریف نے سب سے پہلے جو ایک خط لکھا ہے, اس خط میں بنیادی طور پر صدر عارف علوی کو لکھا ہے مخاطب کر کے, اور اس خط میں انہوں نے کہا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے. انہوں نے کچھ ٹویٹ کوٹس کیے ہیں. انہوں نے صدر کو لکھا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ صحافیوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے. انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ لیٹر ٹو عارف علوی, President of Pakistan, to ensure protection of fundamental rights and protection to journalists in view of grave threats to life and liberty of journalists. یعنی جرنلسٹ کو تحفظ دینا چاہیے, جرنلسٹ کو اسی طریقے سے تحفظ ملنا چاہیے. اور اس خط میں لکھا ہے کہ آپ کو میں ذرا بتانا چاہتا ہوں کس طریقے سے میری اطلاعات کے مطابق میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. میری اطلاع کے مطابق ارشد شریف پر حملہ ہو سکتا ہے. صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ سوچنا بھی مت, بولنا جرم ہے, سوال اٹھانا گناہ ہے, اور جواب مانگنا بد تہذیبی ہے. یہ کون سی دنیا کا دستور ہے؟ صحافت مشکل یا ناممکن؟ عمران ریاض خان, سمیع ابراہیم کے بعد غلیظ کھیل کی تیاری. یا اللہ ارشد شریف, ڈاکٹر محیط پریزادہ سمیت دیگر کی حفاظت فرما, کیونکہ ظالموں کو اللہ ہی غیر کر سکتا ہے. کچھ لوگ اجرتی قاتلوں اور جرائم پیشہ سے مخالفین کو نقصان پہنچاتے ہیں, مگر پولیس اور دیگر سرکاری افسر چھوٹے مقدمات, قتل اور غلیظ چالوں سے تنقید کرنے کو نشانہ بناتے ہیں. ایسے افسر اجرتی قاتلوں سے زیادہ ملک اور عوام دشمن اور قانون شکن ہیں. یہ 4 ٹویٹس انہوں نے کوٹس کیے ہیں, اور بتایا گیا ہے کہ جس طریقے سے مجھے نشانہ بنایا جا رہا ہے یا مجھے نشانہ بنایا جا سکتا ہے, تو انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا اور پریزیڈنٹ عارف علوی کو بتا دیا ہے. عمران ریاض کے حوالے سے یہ بڑا مشہور تھا, اور یہ کہا گیا کہ جو مقدمات ان پر درج تھے وہ واقعی جھوٹے تھے. جھوٹے مقدمات درج کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے, اور کس خوشی میں معاف کیا جا رہا ہے ان کو, جن کی وجہ سے عمران ریاض 3 دن ذہنی اذیت کا شکار رہے. یہ ان لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی ہے جو اس دوران عمران ریاض کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہے ہیں. کس کا دباؤ تھا؟ اگر معافی نہ دیتے تو جھوٹے مقدمات کروانے پر اس مقدمہ بنتا اور جیل. آپ کے وکیل نے میرے پروگرام میں کہا تھا کہ اٹک میں مقدمہ کرنے والا ٹاؤٹ ہے اور اس پر مقدمہ کریں گے. اس کو بھی معافی دے دی ہے, لاہور والے کو بھی معافی. اب میں آپ کو ذرا بتانا چاہ رہا ہوں کہ مقدمے درج کیسے کیے جاتے ہیں. دیکھیں, پولیس کا جو نظام ہے, میرے کچھ دوستوں سے بھی اس حوالے سے بات ہوئی جو کہ ان ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں, تو انہوں نے بتایا ہے کہ دیکھیں مقدمات پریشر باہر سے ظاہر ہوتا ہے, مگر اس کے لیے ایسے ٹاؤٹ کو ڈھونڈا جاتا ہے. وہ ٹاؤٹ جو تھانے کچہری میں تھوڑا سا آتے اپنے ششکیاں مارنے کے لیے, تو ان لوگوں کو اس طریقے سے بنایا جاتا ہے, ان کے ذریعے سے یہ مقدمے دائر کیے جاتے ہیں. اب جب کسی ایسے شخص کے خلاف آپ مقدمہ دائر کرتے ہیں جو خود اعصاب کے بڑے مضبوط مالک ہو, جو گرفت میں نہ آتا ہو, جو بات کرنا جانتا ہو, جو قانون کو جانتا ہو, جو اپنے آپ کو جانتا ہو, تو وہ بعد میں پھنس جاتے ہیں. اور بعد میں اس طریقے سے پھنس جاتے ہیں کہ نہ مدعی کسی جگہ کا نہیں رہتا, وہ پھر چھپ جاتا ہے,
وہ پھر ان کا نام بھی لیتا ہے. اگر ان پر تھوڑا سا فورس کیا جاتا تو میرا یقین ہے کہ یہ کھل کر نام بھی لے لیتا, لیکن عمران ریاض نے ان کو معاف کر دیا. بہرحال یہ ان کی اپنی مرضی ہے, ان کی اپنی ایک سوچ ہے, لیکن اس طریقے سے جو اس علاقے کے ٹاؤٹ ہوتے ہیں تانوں کی, تو وہ لوگ اس طریقے سے مقدمہ درج کرواتے ہیں, یا یہ مقدمے وہ اس طریقے سے پولیس کے ذریعے سے درج کرواتے ہیں. تو یہ 2-3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نہیں آنے والے لیٹسٹ اپڈیٹ سے آپ باخبر رہیں. شکریہ.